नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड क्लास 10th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर। इस फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी करवाऊंगी और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के साथ तो ये सीरीज हम शुरू करेंगे ताकि आपके सारे एग्जाम, अभी आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा सितंबर में, तो तब तक मैं आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस देना प्रीफर करूंगी। तो टेक्स्ट बुक वगैरह तो खैर आपको न जाने कितने यूट्यूब चैनल है जो टेक्स्ट बुक सॉल्व करवाते हैं, हमको स्कूल में करवाते होंगे, कोचिंग में करवाते होंगे, ठीक है, नो डाउट, तो आपको आता है। तो मैं उसमें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगी, तो मैं सीधा आपको मुद्दे की बात लेके आ रही हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ये क्वेश्चंस आप चाहे तो लास्ट ईयर के पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, आपको वो दिखेंगे। आप अभी आपके यूटी होंगे या फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम के लास्ट टाइम में तो हम काफी कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे, बट अभी जो जर्नी है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हो, देखते हैं कि किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर में से निकल सकते हैं और क्वेश्चंस कैसे निकल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इज नॉट एन इररेशनल नंबर। ठीक है, इसमें से इररेशनल नंबर कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, सब में रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से √6, √5, √9, √3। ओके, तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इररेशनल नंबर नहीं है, बट ऑब्वियसली √9, बिकॉज √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसका आंसर हम लोग को 3 मिलेगा। ओके, बाकी सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा √9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If HCF of 65 and 117 is equal to 65m minus 117, then m is equals to what? तो आपको जब ये ऐसा क्वेश्चन है ना, तो क्या बोल रहा है कि अगर 65 और 117 का जो HCF है वो अगर 65m minus 117 के बराबर हो, तो इसमें m की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकाल देते हैं 65 के फैक्टर्स। पाई की टेबल 5 1 जा 5, 3 13 1, ठीक है, और 117 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। ओके, 3 3 जा 9, 10 11 2 कैरी, 3 13 13 1, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 13 और 13 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो इसका जो HCF है, इसका जो HCF वो क्या आ गया, 13 आ गया, है ना। तो 13 इज इक्वल्स टू 65m माइनस 117। चलो इस 117 को यहाँ पे ले लो, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 13 प्लस 117 इज इक्वल्स टू 65m। 13 प्लस 117, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 3 130, 130 इज इक्वल्स टू 65m। 130 अपॉन 65 इज इक्वल्स टू m। 65 2 जा होगा, 65 2 जा 10 13, ठीक है, 1 जा 2 जा, तो m के लिए क्या आ गया बेटा, 2 है हमारे पास ऑप्शन, जी हाँ बी है, m इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया बेटा। तो अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ये 65 और 117 की जगह कोई और नंबर दे दे, तो आपको उन नंबर्स का पहले HCF निकालना है और उस HCF को इसके इक्वल टू में रखना है, एंड देन बाय द सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। डैश इज द बिगेस्ट पॉजिटिव नंबर विच when divides 70 and 125 gives the remainders 5 and 8 respectively. Okay, dash is the biggest positive number which when divides 70 and 125 gives the remainder. Okay, तो अब 70 और 125 को डिवाइड करने वाला इनमें से कौन सा नंबर होगा, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 70 है ना उसमें से पहले 5 निकाल दो, कितना बचा, 65, ठीक है, और 125 है ना उसमें से 8 निकाल दो, ठीक है। जो रिमाइंडर्स बोले हैं ना रेस्पेक्टिवली उन नंबर्स में से रिमाइंडर्स को माइनस कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 17 रहेगा, 117, ठीक है। अब 117 और 65 का फैक्टर क्या होता है, अभी हमने निकाला 117 का और 65 के फैक्टर्स निकाले, जिसमें से
13 वो नंबर है, 13 वो नंबर है जो 65 को भी डिवाइड कर रहा है और 117 को भी डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड करेगा 70 और 125 को, और जब डिवाइड करेगा तो आपको ये और ये रिमाइंडर मिलेंगे। तो पहले मैंने रिमाइंडर माइनस कर लिया और फिर ये जो दो नंबर है उनका मैंने निकाल दिया HCF, ठीक है, और HCF में हमें क्या आंसर मिला 13, तो आंसर इज 13। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको कोई भी दो नंबर दे दे, कोई भी दो रिमाइंडर दे दे, रिमाइंडर्स माइनस करके उन नंबर्स का आप HCF निकालेंगे, सिंपल, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था, इसके लिए थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फॉर द बिलो गिवन फैक्टर टेबल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डैश, x प्लस वाई क्या होगा? चलो ये टेबल अपने को फिगर दिया हुआ है, अब ये फैक्टर्स निकाले हुए हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, फिर इसके पीछे मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, तो x प्लस वाई निकालना है हम लोगों को, दैट मीन्स 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। है ऑप्शन हमारे पास? जी हाँ है। तो 24। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव्स आपके पास आने के चांसेस हैं, है ना? चलिए मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द एलसीएम ऑफ 23, 35 एंड 46 1 ही होगा, सीधी सी बात है। 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो 23 के फैक्टर्स तो 1 और 20 खुद रहेगा। 35 क्या होता 5 7 जा 35 इंटू 1, ठीक है, और 46 क्या होगा 2 इंटू 23 इंटू 1, तो सिर्फ 1 1 ही है जो तीनों में अवेलेबल है। 23 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसके लिए वो अवेलेबल, आई मीन वो HCF नहीं कहलाएगा, तो HCF क्या आ जाएगा? अच्छा सॉरी, LCM निकालना है हम लोग को ना, ओके सॉरी, हम लोग को LCM निकालना है। ये 35 का और ये 46 का, ओके ठीक है। तो चलो LCM के लिए क्या करना होगा हमें, 23 यहाँ से ले लिया, 5 7 ले लिया सेकंड वाले से, थर्ड वाले में 23 है वो तो ऑलरेडी आ गया, तो क्या बचा 2 बच गया, तो 2 मल्टीप्लाई कर लिया। आया समझ में? क्लियर हुआ? चलिए दोबारा करते हैं इसको। इसको दोबारा कर लेते हैं। ओके 23 उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 23 इंटू 1। ओके, फिर बात करते हैं 35 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 7 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, ठीक है, और 46 क्या हो जाएगा 2 इंटू 23। LCM ले लेते हैं। LCM में क्या होता है, जो कॉमन नंबर है वो भी लिया जाता है और जो अनकॉमन है वो भी लिया जाता है। तो 23 यहाँ पे दिखा, ले लिया, 5 7 नीचे वाले ले लिए, 2 ले लिया, 23 ऑलरेडी ले लिया है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखना होता है। ओके, तो मल्टीप्लाई कर ले, फॉर दिस आई एम यूजिंग कैलकुलेटर टू सेव द टाइम। ओके, so 23 into 5 into 7 into 2 1610। एक बार फिर से चेकआउट कर लेती हूँ, 23 into 5 into 7 into 2 1610। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास 1610। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में? ओके, नाउ द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज व्हाट? देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। 2 तो प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम हो गया, 4 से कॉम्पोजिट नंबर शुरू होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए HCF है, अब 4 क्या होता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, वही होता है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया दोनों में 2 आ गया, तो HCF इज 2। ठीक है ना, HCF 2 का 2 रहेगा,
2 के फैक्टर 2 रहेंगे, 4 के फैक्टर 2 का स्क्वायर, HCF जो होता है हम लोग लेते हैं 2, कॉमन नंबर क्या है दोनों में 2 है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद करना, HCF में हमेशा लीस्ट पावर ली जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पावर 1 है ना, और यहाँ पे पावर 2 है, तो जो छोटी वाली पावर है ना वो ली जाती है HCF में, ये चीज याद करना। तो जब भी कॉमन नंबर्स हो, मार्क में पॉइंट, नोट लिख दो, लिखना हो तो जब भी कॉमन नंबर्स हो for common factors, okay, always take least power factor in HCF, ठीक है। HCF के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें हमेशा लीस्ट पावर वाला ही लेना, मतलब कम पावर वाला, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है हमसे, dash is the smallest number divisible by both 28 and 63, dash is the smallest number divisible by both, अच्छा वो हमें नंबर बताइए सबसे छोटा नंबर जो 63 और 28 दोनों से डिविजिबल हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर दोनों की टेबल में आने वाला हो, है ना। इसका मतलब ये है कि हमें इसका निकालना होगा LCM, बिकॉज LCM इज अ मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल, हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है ना, LCM मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमसे वही पूछ रहा है ना कि ऐसा नंबर बताओ जो 28 और 63 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब ये है कि हमें यहाँ पे LCM निकालना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस को समझो, है ना, समझने की कोशिश करो, ये वर्ड्स ही आपको उलझा देते हैं। तो डिविजिबल आया मतलब कि यहाँ पे हमें निकालना होगा LCM। चलो तो 28 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 7, 28 क्या होता है 4 इंटू 7, 4 को हम क्या लेते 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना, ठीक है। और 63 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 7, है ना, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 7 जा 63। चलिए LCM क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, 4 इंटू 9 इंटू 7, ओके लेट्स मल्टीप्लाई इट, 4 इंटू 9 इंटू 7, 252, ठीक है, कितना आया हमारे पास 252, ठीक है बेटा, डन 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 डन। ओके इफ P and Q are the different prime numbers then their LCM is P into Q, सिंपल सी बात है। देखो P और Q जो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, समझो कि P जो है वो 5 है, प्राइम नंबर हुआ, Q जो है वो 11 है, प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। तो P का 5, तो 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे 5 इंटू 1, है ना, और Q है तो उसका क्या रखोगे 11 इंटू 1। LCM में क्या यूज करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना, वही किया, तो इसको हमने P और Q को क्या क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनका LCM होगा P इंटू Q, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B इज व्हाट, ये तो फॉर्मूला है ना A इंटू B, ठीक है। LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना बेटा जी। चलो HCF ऑफ 13 एंड 117, ये तो हमने पिछले वाली स्लाइड में कर लिया था, अब तो मेरे को याद है 13, ओके। चलो ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में कैसे है ना। चलो ये सब चीजें अच्छे से नोट डाउन करते जाना बेटा, एक अच्छे से नोटबुक बना दो। क्या बोल रही हूँ मैं, देखो हमको पिक्चर तो नहीं देख रहे बेटा कि आप मुझे देखोगे समझ तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला ना, आपको समझना भी, आपको करना भी है। तो अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से गारंटी दे रही हूँ कि आप ये सब जो मैं करवा रही हूँ आप जब कर लेंगे ना, ठीक है, तो मैं आपको ये भी गारंटी दे रही हूँ कि आपको ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जब आप ये जब कर लेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि मतलब दिवाली आते आते तो आप हर चैप्टर में ऑलमोस्ट प्रो हो जाओगे, ओके। ये मेरा दावा है, सपना की पाठशाला में सपना मैम का ये दावा है, ठीक है। आपको इस चीज को ऐसे शेयर करना है, कर लो कि मैम से हम ये दावा ले रहे हैं, बिल्कुल। बट कंडीशन एक है कि एक प्यारी सी नोटबुक बना दो, ठीक है, और जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो हर एक चीज नोट डाउन करते जाओ, ठीक है।
हर एक सम अच्छे से करो, नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको भी प्रैक्टिस होती जाएगी, और यही क्वेश्चन आप आगे जब रिवाइज करोगे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। आप अच्छे से नोटबुक बना लीजिए, लिख दीजिए ऊपर की सपना की पाठशाला की नोटबुक है, और उसको आप मेरे ही वीडियोस के हिसाब से उसको आप यूज करते जाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। √5 minus √3, sorry, √3 minus √5 and √5 plus √3 is an irrational number. False. कैसे? देखो, ये क्या है? √3 minus √5। अच्छा, मैं ये प्लस में है ना, तो प्लस में मैं इसको थोड़ा सा शफल लिख सकती हूँ ना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैंने लिख दिया √3 plus √5, ठीक है ना। देखो 3 plus 4 लिखो फिर भी आंसर 7 आएगा, 4 plus 3 लिखो फिर भी आंसर 7 आएगा। तो प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस में होता है, साइन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो मैंने √5 plus √3 को √3 plus √5 लिख दिया। अब यहाँ से मुझे साफ साफ फॉर्मूला बनते हुए दिख रही है, a minus b और a plus b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, दैट इज 3 minus 5। आंसर कितना है? -2। ये इरेशनल नंबर है नहीं, तो इसके लिए आंसर क्या आ गया? फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट। पाई इज अ रैशनल नंबर। फॉल्स, ठीक है। पाई जो है वो कैसा है? इरेशनल नंबर है। द HCF ऑफ 25 and 52 इज 1। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 52 होता है 13 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। 13 4 52 होता है ना। हाँ ठीक है, तो HCF तो कुछ दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो HCF 1। यस, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n द लास्ट डिजिट ऑफ 4 is to n, ये 4 into n नहीं है, 4 is to n है, इज 0। कह रहा है कि 4 is to n में लास्ट डिजिट 0 आएगा। नहीं, फॉल्स। कहाँ से आएगा? देखो ना बेटा, 4 is to n, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 is to 1 लिख दूँ तो 4 आया, n के ऊपर 1 2 3 लगाते जा रहे हैं। 4 is to n में यहाँ पे 4 is to 2 लिख दूँ तो कितना होगा? 4 4 16। फिर 4 is to 3 लिखूँ, कितना आएगा? 64। ओके, अब आप इसमें ही देख सकते हैं। फिर 4 is to 4 लिखूँ तो 64 का 4 मल्टीप्लाई क्या होगा? 16 24 256। अब आप देख पा रहे हो, सीरीज देखो, 4 6 4 6, ये सीरीज बन रही है। 4 6 4 6 4 6 का सीरीज बन रहा है। इसका मतलब 0 आने के चांसेस ही नहीं है, इसके लिए आंसर क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। If x, y and z are the different prime numbers, then their HCF is 1। हाँ, सीधी सी बात है। ओके, x, y, z प्राइम नंबर्स हैं। समझो x 3 है, y 5 है, z 7 है, तो इनके पीछे कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 ही तो है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है बेटा जी, क्लियर? चलें आगे। ओके, नाउ express 5005 in the form of prime factors। ओके, अब ना मैं इसको थोड़ा रफली कर लेती हूँ। ओके, 11 ग्रेबल लग जाएगी। 11 9 जा 99, 100 का लिया 9 99, 1 कैरी, 11 1 जा 11। फिर आएगा यहाँ पर 7 की टेबल, 7 1 जा 7, 8 9 2 21 3 13, ठीक है। अब ना किसी किसी स्कूल में बोलते हैं कि आपको इसको ट्री मेथड से, जब भी आपको ऐसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स है तो ट्री मेथड से उसको आप मेंशन करो। कोई बात नहीं, इसके लिए हम इसको ऐसे करके बताएंगे। ओके, क्या लिया मैंने? एक 5 ले लिया और एक 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। देखो जो करना होगा ना फैक्टर, उसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे 11 आ गया और यहाँ पे 91 आ गया, ठीक है। फिर 91 का आ गया 7 और 13, डन, ठीक है। देखो 5 7 11 7 13, 5 11 7 13 आगे फैक्टर्स, ठीक है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, check whether
for any natural number n, the last digit of 6 into n, 6 into n नहीं 6 raised to n will be 0 or not. ठीक है, अभी जो हमने 4 वाला क्वेश्चन किया था ना 4 raised to n, बस डिटो वैसा ही करना है. ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर here let's assume n is equals to, गंदी राइटिंग आ गई, let's assume n is equals to 1 2 3 4 चलता जा रहा है. ये n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को बोला है ना, और नहीं नेचुरल नंबर n. ठीक है, n किसको बिलोंग कर नेचुरल नंबर को. तो यहाँ पे 6 रेज टू n हम लिखते हैं, तो 6 रेज टू 1 आंसर 6 हो गया. 6 रेज टू 2 6 रेज टू 2 आंसर कितना आ गया? 36. 6 रेज टू 3 आंसर कितना आ गया? 216. 6 रेज टू 4 216 में एक और 6 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 36. 3 कैरी 9 1 2 9 6. तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, तो सबके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है ना, वही आ रहा है ना, सबके यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट डिजिट होगा 6 रेज टू n का वो 0 नहीं होगा. साफ साफ दिख रहा है. अब ऐसे आप कितना भी लेके जाओ, ठीक है, कितना भी लेके जाओ आपको यही आंसर मिलेगा, पीछे 6 6 6 ही आएगा. ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे? फिर ऐसे for a number ends with 0, factors would be 2 into 5, 2 raised to n into 5 raised to n. मैम ये क्या किया आपने? देखो, कभी भी अगर पीछे हम लोगों को 0 नंबर चाहिए, ठीक है, कभी भी हम लोगों को पीछे जो है वो 10 नंबर चाहिए, तो फिर वेट वेट वेट, हाँ मैंने चार्जिंग पे नहीं रखा था, बंद हो जाता रिकॉर्डिंग. ओके, जैसे कि 10 है, ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं बेटा जी? 2 इंटू 5. 30 है तो 30 का क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 5. ओके, 40 है तो 40 क्या होगा? 4 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है, 70 है तो क्या होगा? 7 इंटू 2 इंटू 5. इसका मतलब कि अगर हमें पीछे 0 चाहिए तो हमें 2 इंटू 5 चाहिए ही चाहिए, है ना. अगर हमें 0 पीछे चाहिए तो 2 इंटू 5 के फैक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए. तो यहाँ पे हमने बोला कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा हो, इसका मतलब उसके पास फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? 2 रेज टू n और 5 रेज टू m. ठीक है, इसको m लिख देती हूँ मैं. 2 रेज टू m एंड 5 रेज टू m ये फैक्टर्स होने चाहिए. बट the factors of 6 raised to n are 2 into 3 raised to n. ठीक है, 6 का 2 3 6, तो 2 into 3 है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि 2 raised to n into 3 raised to n है ना. बट हमें क्या चाहिए? 2 के साथ 5 चाहिए, 3 नहीं चाहिए. मतलब 2 के साथ 3 हो भी चलेगा बट 5 तो चाहिए चाहिए. 5 तो है नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो हम लिखेंगे here 6 raised to n does not contain 5 raised to n as its factor. Okay, so therefore 6 raised to n cannot ends with 0. ठीक है, 0 के साथ वो एंड नहीं होगा. सिंपल प्यारा सा आंसर है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ये. ठीक है, चलो नेक्स्ट.
Find LCM and HCF of 6, 72 and 125 by the method of prime factorization. ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा जी? 2 into 3। 72 के फैक्टर्स क्या होंगे? निकाल दो। हालांकि 72 क्या होता है? 8 9 का 72 होता है ना। 8 क्या होगा? 2 का क्यूब, और 9 क्या होगा? 3 का स्क्वायर। तो अगर आपको ऐसे भी लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो। ओके, और फिर क्या है? 120। 120 क्या होगा? 30 into 4 लिख दो, या 3 into 40, या फैक्टर्स निकाल दो, चलेगा। 2 60s, 2 30s, 2 15s, 5 3s, 3 1s, 5। तो 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 एक बार, और 3 एक बार। ठीक है, ओके। क्या निकालना? एलसीएम और एचसीएफ। चलो पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर देखना होता है। आई रिपीट, एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर देखना होता है। तो कॉमन यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है ना। तो 2 और 3, इतना तो क्लियर हो गया। अब एचसीएफ में याद करना, मैंने नोट लिखवाया था कि एचसीएफ के अंदर हम लोग जो कॉमन नंबर होगा उसका लीस्ट पावर देखेंगे, सबसे छोटा पावर यूज करेंगे। तो 2 का सबसे छोटा पावर कौन सा? ये हो गया, पावर नहीं मतलब 1। और 3 का ये 2 है और ये कुछ भी नहीं, तो 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो दैट इज 2 into 3 कितना हो गया? 6। बात करते हैं एलसीएम की। जो कॉमन है पहले वो लिख देते हैं। 2 3 ये कॉमन है, और 5 अनकॉमन था तो वो लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब जो कॉमन है ना, तो लीस्ट के अंदर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ध्यान देना, एलसीएम के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा जी? हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, और एचसीएफ में क्या कर रहे थे अपन? लीस्ट पावर ले रहे थे। ऑपोजिट है, पावर लेने में नाम और उनके काम में डिफरेंस है। ठीक है, तो पावर 2 का हाईएस्ट कितना है? 3, और 3 का कितना है? 2। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, 9 into 5, 9 5 ओके, 8 5 40, 40 into 9 360। डन, क्लियर, इजी। ओके, नेक्स्ट। Explain that 5 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ये composite number है, वो हम लोगों को explain करना है। बारिश आई, बारिश आई, बारिश 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 बारिश। मस्त बारिश गिर रही है, क्या सुहाना मौसम है, मजा आ गया। ओके, और हमें लेने हैं यहाँ के मजे। चलो चलो चलो, तो 7 into 11 into 13 plus 13, मेरे कोचिंग के बच्चे प्रेयर कर रहे होंगे, भगवान ये बारिश ना रुके ही नहीं, शाम तो रुके ही नहीं, ट्यूशन कैंसिल। देखना, ठीक, आधे घंटे में बारिश होगी, मैसेज आ जाएंगे, मैम कोचिंग इज वर्किंग, हो जाएगा उनका चालू बोलना। चलो, तो एक्सप्लेन दैट 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखो बेटा जी, कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझ लो। आई आई नो कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नो डाउट, ठीक है, बट जस्ट मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ टू एक्सप्लेन इट। अब कॉम्पोजिट का मतलब होता है कि वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, 2 फैक्टर से जब ज्यादा किसके फैक्टर्स होंगे उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट। एक ये नंबर है, मतलब एक ही डेफिनेशन है। एक ही डेफिनेशन है, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब उसको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं। ठीक है, इससे कि अपने पास कुछ डेफिनेशन बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। और जब आपके पास नंबर आएगा ना बेटा, कोई भी नंबर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, या देखना प्लस के, एक तो प्लस की साइन आएगी, और प्लस के बाद आपको एक नंबर जो होगा ना, वो नंबर आपको उस मल्टीप्लाई वाले के अंदर भी दिखेगा। मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मेरे को। ओके,
है, ये है हमारे पास। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लूँ तो ये मल्टीप्लाई वाले इकट्ठे ले रहे हैं और प्लस वाले इकट्ठे ले रहे हैं, है ना। अब आपको प्लस के इस तरफ जो भी नंबर है ना, वो आपको मल्टीप्लाई के इस तरफ वो नंबर दिखेगा ही दिखेगा, और जो भी नंबर आपको दिखेगा, यहाँ पे 13 दिख रहा है, ठीक है, तो जो भी नंबर आपको दिखे वो नंबर आप ले लेंगे और उसका निकालेंगे कॉमन, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, 13 कॉमन निकाल दिया। अब क्या बचा, 7, क्या बचा 11, ये तो चला गया, प्लस, ठीक है। अच्छा चलो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मल्टीप्लाई, इस ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो इसकी जगह पे क्या आएगा 1, प्लस ये भी बाहर आ गया कॉमन का मतलब, तो इसकी जगह पे क्या आएगा 1, ठीक है। इतना क्लियर, डन। नाउ 13, 11 इंटू 7 इज 77, इंटू 1 इज 77 प्लस 1, तो क्या आ गया 13 इंटू 78, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके, तो 13 इंटू 78 हमारा रहेगा 1014, ठीक है। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो एक तो 13 आएगा नो डाउट, और 78 के फैक्टर्स निकाल दो, 2 3 जा 6, 9 जा 3, 13 जा 13 1 जा, ठीक है। तो 13 दो बार है, 2 इंटू 3 इंटू 13 दो बार, एक यहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को आंसर मिल रहा है। तो अब देखो इसमें मोर देन 3 फैक्टर्स आए, क्या किया मैंने, ठीक है। देखो इसमें मोर देन 3 फैक्टर्स आए ना, तो हम लिखेंगे यस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ composite नंबर, ठीक है। हो गया यहाँ पर, ओके, इट हैज मोर देन 3 फैक्टर्स। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ना जैसे आपको बताऊंगी वैसे आपको लर्न भी करना है, लिखना भी है, और रूट 7 की जगह रूट 5 आता है, एग्जाम में रूट 2 आता है, जो भी आता है तरीका सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि रूट 7 जो है इरेशनल नहीं है, वो है रैशनल नंबर, ठीक है। वो क्या है, रैशनल नंबर। लेट्स अज्यूम रूट 7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर रूट 7 रैशनल नंबर है तो कोई भी रैशनल नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में होता है, तो देयरफॉर रूट 7 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, लिख सकते हैं हम लोग इसको। किसी स्कूल में ए अपॉन बी भी लिखवाते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, ठीक है। पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इतना क्लियर हुआ, ओके। ऑल्सो P and Q are co-primes, that is their HCF is 1। HCF कैसा बेटा 1, तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि P और Q जो है वो को-प्राइम्स हैं। को-प्राइम मतलब कि समझो 5 और 7, तो HCF क्या आएगा, दोनों का 1 ही आएगा, ठीक है। 11 और 13 HCF क्या आएगा, 1 आएगा, तो ऐसे नंबर से वो, ताकि आपस में डिविजिबल भी ना हो, ओके। तो है ऑल्सो P and Q are co-primes and their HCF of P and Q is 1, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं और अभी स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन Q का स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर इज 7, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। So therefore 7Q square is equals to P square, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर
सेकंड। अब यहाँ से एक चीज समझना, यहाँ से अगर एक टॉपिक समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 7q² इज इक्वल टू p², समझो भी इसका बोलने का मतलब क्या है। 7q² इज इक्वल टू p², इसका मतलब कि q² इज इक्वल टू p² अपॉन 7। ठीक है, अब 7 जो है ना वो p² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि 7 जो है वो p को भी डिवाइड कर सकता है। क्या मतलब मैम? देखो समझो 441, इसको 7 डिवाइड कर रहा है, 7 6 जा 42, 21, ठीक है, 3 जा 21, आ गया 0 0। तो अगर 441 को 7 डिवाइड कर रहे हैं, 441 स्क्वायर होता है 21 का, तो जो इसका स्क्वायर रूट है उसको भी तो 7 डिवाइड कर सकता है, 7 3 जा 21, आंसर 0 0, है ना? आता है समझ में? तो अगर p² को 7 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 7 डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो इतना पॉइंट समझ में आ गया। पहले इतना मैं लिख देती हूँ, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ऊपर लिखती हूँ मैं, here 7 divides p², so therefore okay, which implies 7 also divides p। ठीक है, चलो इसने कर दिया। अब देखो बेटा, ये दो नंबर डिविजिबल हुए 7 से, ठीक है, आंसर आया रिमाइंडर 0। अब ये जो नंबर ऊपर आया ये कोई ना कोई इंटीजर है, कोई ना कोई इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 7 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा p²। अगर मैं 7 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा p। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर अगर आप p को डिवाइड करो, ये है तो p² ना, ये p² हो गया और ये p आ गया, तो अगर p को डिवाइड करो तो उसका जो आंसर है वो क्या होगा? ये 21 कहाँ से आया? 7 3 जा 21, मतलब 7 × 3 तो 21 आएगा। अब अगर मैं 3 की जगह कोई ना कोई इंटीजर लिखूं तो क्या होगा? 7 × c ले लिया अपन ने। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने अजम्पशन किया था 441, अगर समझो 49 नंबर है तो क्या होगा? फिर तो अलग हो जाएगा ना। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि here 7 is equals to okay, ये जो p को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद p की जो वैल्यू है वो क्या होगा? 7 × c। ठीक है, 7 × c, r s कुछ भी लिख दो, 7 × c। c कहाँ से पता चला ना? ठीक है, ये तो हमारा 3 है क्योंकि 21 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 14 होता तो 2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर 49 होता है तो 7 हो जाता। ओके, 63 होगा तो 9 हो जाएगा। तो ये तो एक इंटीजर है जो घूमता रहेगा, जब भी 7 से डिवाइड होगा तो ये जो वैल्यू होती है अंदर की वो हमेशा इन दोनों के मल्टीप्लाई में आती है। बात समझ में आई? देखो फिर से, जैसे इसको किया 7 7 49, आंसर 0, तो ये 49 कहाँ से आएगा? इन दोनों के मल्टीप्लाई से। ठीक है, 63 की बात करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63, 0 0, ये 63 कहाँ से आएगा? इन दोनों के मल्टीप्लाई से। ठीक है, उस तरीके से ये जो p है, p को 7 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर कोई c है जिससे आंसर क्या आ रहा है? रिमाइंडर। तो ये p कहाँ से आया? 7 और c से आया। ठीक है, वेयर c इज एन इंटीजर, जब c कोई ना कोई इंटीजर है। चलो पहले इसको मैं रब कर दूं। ओके, अब ना ये p की जो वैल्यू है 7 × c मतलब 7c, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट p is equals to 7c in equation number 2। 7q² is equals to p², 7q² is equals to p की जगह 7c², 7q² is equals to 7 का स्क्वायर 49, c का स्क्वायर c², q² is equals to 49 c² अपॉन 7, 7 नीचे आ गया,
7 वन जा 7, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब ये सेम कॉन्सेप्ट फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर इज 7 सी स्क्वायर, मतलब कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 7 इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर क्यू स्क्वायर को 7 डिवाइड कर सकता है तो क्यू को डिवाइड करेगा पी की तरह। सो देयरफॉर हियर 7 divides q square, which implies 7 also divides q। ठीक है, अब बात है सोचने वाली। क्या है सोचने वाली बात हमारे यहाँ पर? सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि 7 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 7 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। सो देयरफॉर HCF ऑफ p एंड q इज व्हाट? 7, क्योंकि दोनों का कॉमन डिविजिबल कौन है? 7। और हमने तो सपोज किया था कि HCF ऑफ p एंड q इज 1। ठीक है, और हमारा आ रहा है 7। और सीधी सी बात है, जो चीज फैक्ट है उसको, जो चीज प्रूव हुई है उस पर ही ध्यान देंगे ना। मतलब कि हमारा अजम्पशन क्या है? गलत हो गया। ठीक है, अगर हमारा ये अजम्पशन गलत है इसका मतलब कि हमने जो इसको रैशनल नंबर बोला था वो भी क्या है? गलत है। बस एक फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा। So therefore our assumption is false. Okay. Root 7 is an irrational number. रूट। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि HCF जहाँ पे 7 है तो हमारा assumption जो है वो गलत है। ठीक है, एंड रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? आया समझ में? ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों को ये आएगा 2 मार्क में, बी सेक्शन में। स्टैंडर्ड वालों को बी सेक्शन में आएगा। ठीक है, और बेसिक वालों को आता है तो वो आएगा 3 मार्क में आ सकता है यहाँ पर सी सेक्शन में। ओके, तो इसी तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं। यहाँ पे रूट 2 होगा तो रूट 7 रूट टू डाल दोगे, रूट 5 होगा तो रूट 5 डाल देना। यही तरीका है लिखने का। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट 5 + 2 रूट 3 इज इरेशनल। अब आप बोलोगे मैम वो रूट 7 वाला इतना ज्यादा था, आप तो 5 + 2 रूट 3 बता रहे हो। एक्चुअली पता है ऐसे वाले सम ज्यादा आसान है। दुआ कीजिएगा कि ऐसे वाले सम आ जाए आपको, बहुत इजी। चलो बताती हूँ कैसे। 2-3 स्टेटमेंट तो सेम ही रहेंगे नो डाउट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट्स अज्यूम 5 + रूट 3 is a rational number. So therefore 5 + 2 रूट 3 is equals to रैशनल नंबर। तो p बाय क्यू लिख, मैं एक ही सीरीज लेके चल रही हूँ, p बाय क्यू। ठीक है, हियर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बस बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो प्राइम ये वो, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले जो रूट वाला नंबर है उसको अकेला करेंगे। ठीक है, अकेला करने का मतलब है कि बाकी सारे नंबर्स को आप ट्रांसफर कर दोगे दूसरी जगह पे, मतलब कि राइट हैंड साइड पे आप ट्रांसफर कर दोगे। जैसे कि सबसे पहले 5 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, सॉरी p अपॉन क्यू माइनस 5। पहले इसका थोड़ा शक्ल ठीक कर लेते हैं। 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लो तो 5q होल अपॉन q। ठीक है, अभी भी रूट 3 अकेला नहीं हुआ है, उसके साथ 2 अवेलेबल है। अब ये 2 को आप नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस 5q अपॉन 2q। ओके, चलो यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड
P and Q are integers. ओके, अब देखो P और Q इंटीजर्स है, सुनना ध्यान से, तो मतलब कि P माइनस 5Q अपॉन 2Q इज इंटीजर्स, ठीक है। तो आप लिखोगे हेयर P माइनस 5Q अपॉन 2Q इज एन इंटीजर, वो एक इंटीजर है, ठीक है। बट द फैक्ट इज दैट कि √3 जो है वो इरेशनल है, वो हमें पता है, ठीक है। अब √3 इरेशनल है और ये इंटीजर है, तो दोनों चीज आपस में इक्वल कैसे होंगी, नहीं हो सकती ना। अब देखो जो फैक्ट है उसको यूज करना पड़ेगा, और फैक्ट क्या है कि √3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बट द फैक्ट इज √3 इज एन irrational number, so therefore P minus 5Q upon 2Q is also an irrational number, ठीक है। So therefore our assumption is false and 5 plus 2√3 is an irrational number, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको लिख देना है कंप्लीट, कोई और टेंशन नहीं। जब भी ऐसे कोई नंबर आ जाता है ना, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो रूट वाले हैं उसको अकेला कर दो, बाकी सब चीजें राइट साइड में शिफ्ट कर दो, और फिर ये वाला स्टेटमेंट सबके लिए सेम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 3√2 इज इरेशनल, ठीक है, सेम तरीका। लेट्स अज्यूम 3√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। वही पूरा तरीका आएगा एज इट इज। ओके, सो देयरफॉर 3√2 is equals to what? P by Q, where Q is not equals to 0, and P and Q are integers, ठीक है। ओके, चलो अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा 3 को नीचे लेके आ जाओ, तो √2 is equals to P upon 3Q, आ गया, ठीक है। हम लिखेंगे here P upon 3Q is an integer, but the fact is that √2 is an irrational number। √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगेन जो फैक्ट है उसी को अज्यूम करेंगे हम, भाई भाई ये सही है ना, वो तो हमने अज्यूम किया है और ये सच्चाई है, तो सच्चाई पे जाएंगे हम लोग। तो हम कहेंगे बट द फैक्ट इज दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो देयरफॉर our assumption is false and 3√2 is an irrational number, ठीक है बेटा जी, ठीक है। बता आसान है ना, ये 2-2 मार्क में आएंगे अगर आते हैं तो, ठीक है। ये 3 मार्क में भी आते हैं, तो इसके लिए दुआ कर लेना, यही क्वेश्चन है, ठीक है। √7 √5 इंडिविजुअल वाला रूट आता है ना, वो पूरा लंबा मेथड करना होता है। ओके, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो मैंने सारी कैटेगरीज बता दी, प्लस की बता दी, अब उस प्लस की जगह माइनस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने मल्टीप्लाई वाला बता दिया, अब मैं डिवाइड वाला बता रही हूँ। देखा आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे, देखो ये तो सिंपल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे किया प्लस वाला, अब इसकी जगह माइनस भी आ जाएगी तो एक ही बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं है वो करने में। फिर मैंने ये किया मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, 3 और √2 के पीछे मल्टीप्लाई है,
अब हम करने जा रहे हैं 1/√2 मतलब कि डिवाइड वाला, है ना। सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स अज्यूम, ओके अच्छा 1/√2 है ना, तो पहले यहाँ से करना ही नहीं होगा अपने को, ठीक है। यहाँ से नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। इसकी शक्ल थोड़ी ठीक कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मैथ्स में अपॉन में रूट का नंबर अपशगुन कहलाता है, ठीक है। वो हम काम नहीं कर सकते, तो पहले इसको हमें ठीक करना होगा। तो क्या तंत्र मंत्र विद्या करनी है, तो कुछ नहीं है, ये जो √2 है ना, उसी को ही ऊपर नीचे उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 इंटू √2, और ये क्या हो गया √2 इंटू √2। 1 इंटू √2 इज √2, √2 इंटू √2 इज 2 आ गया। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ओके। अब यहाँ शुरू करेंगे। सो अब देखो लेट्स अज्यूम वाला छोड़ दो, लिखना पता चल गया ना, ठीक क्या टाइम है इसको। तो ये वाला जो रहेगा अज्यूम कि वो रैशनल नंबर है, सो देयरफॉर √2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, ठीक है। अब यहाँ पे भी पूरा स्टेटमेंट लिख देना, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इंटीजर्स, ओके। अब ये 2 को यहाँ पे लेके जाओ, तो √2 इज इक्वल्स टू 2p अपॉन q, ठीक है। अब वही आ जाएगा, हियर दिस इज एन इंटीजर, ओके, बट द फैक्ट इज दैट कि ये इरेशनल नंबर है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और ये जो नंबर होगा ये क्या नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। वो तो सिंपल लिख दोगे ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। मैंने आपको ये आना चाहिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक कैसे प्रोसीड करना है, बाकी तो सेम ही है। चलिए नेक्स्ट, अ प्लेग्राउंड इज सर्कुलर शेप्ड, ठीक है। Sonia takes 18 minutes to complete its full revolution while the Ravi takes 12 minutes. If both start from the same point and at the same time and in the same direction, after how many minutes both will meet again at the starting point? ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि सर्कुलर शेप्ड पार्क है, प्लेग्राउंड है, और उसके किसी एक पॉइंट से रवि और सोनिया, ठीक है, एक पूरा सर्कल घूम रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, ओके। और वो दोनों शुरू भी सेम टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। सेम पॉइंट आ गया, सेम टाइम आ गया, सेम डायरेक्शन आ गया। नाउ रवि को लगते हैं 12 मिनट टू कंप्लीट द फुल राउंड, और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट टू कंप्लीट द फुल राउंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो रवि है, ठीक है, जो रवि है वो पूरा घूम लेगा एक राउंड 12 मिनट में, जबकि सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगेंगे, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ तक पहुंचने में। अभी बोल रहा है कि वो बता दो कि दोनों सेम टाइम पे दोबारा से किस टाइम पे दोबारा वापस ये दो मिलने वाले हैं। अब इतनी क्लियर है कि 12 18 पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड जो होगा वो 24 1 का 36, देख रहे हो, देखो बताऊं मैं, जैसे रवि का एक राउंड जो होगा उसको लगेंगे 12 मिनट कंप्लीट करने में, ठीक है। दूसरे राउंड में उसको कितना लगेगा 24 मिनट, तीसरे राउंड में उसको कितना लगेगा 36 मिनट्स। यहीं पे हम बात करते हैं सोनिया की, सोनिया को पहला राउंड खत्म करने में लगेंगे 18 मिनट, सेकंड राउंड खत्म करने में उसको लगेंगे 36 मिनट्स। इसका मतलब साफ साफ तुमको आंसर दिख गया यहाँ पर कि रवि का थर्ड राउंड और सोनिया का सेकंड राउंड दोनों का टाइमिंग सेम है, मतलब कि इस टाइम पे वो दोनों सेम इस पोजीशन पे आके मीट करेंगे। नंबर ऑफ राउंड चेंज है नो डाउट, बट सेकंड और थर्ड राउंड के हिसाब से, ठीक है, उनका ये रहेगा। मैंने आपको पॉइंट बता दी। अब लिखेंगे कैसे इसको हम लोग, हम लिखेंगे यहाँ पर here Ravi takes
12 minutes to complete one round. So therefore 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 का स्क्वायर इंटू 3. ओके, सोनिया टेक्स 18 minutes to complete one round. इसका मतलब कि 18 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर. अब आपको इतना क्लियर हो गया कि हम इसके मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, पता चल गया ना. हम इसके क्या बात करें, मल्टीपल्स की. मल्टीपल मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे. सो देयरफॉर एलसीएम ऑफ of 12 and 18 is equals to 2 और 3 दोनों आएगा. 2 का पावर 2, हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, और 3 का पावर 2. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, 36 मिनट्स. ठीक है, आप लिखोगे आफ्टर 36 मिनट्स at 36 minutes they both will meet at the same point और स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, ये मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का कंप्लीट, और ये हमने किया. ठीक है, और ये हमने किया कंप्लीट आंसर सॉल्यूशन. डन. चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इफ द HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM. ओके, HCF और LCM का फॉर्मूला होता है A इंटू बी. HCF कितना दिया हुआ है, 9. हमें LCM बोला गया निकालने के लिए, और नंबर कौन सा है, 306. मतलब A जो है वो 306 और B जो है वो 657. ओके, सो LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9. 9 से डिवाइड कर दिया. चलो, 3 3 जा 3 1 0 2, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 जा 4 जा 34 इंटू 657. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 22338. ठीक है, ये आ गया एलसीएम इसका 306 और 657 का. डन बेटा, क्लियर. तो यहाँ पे आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चंस क्लियर हुए. इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, गारंटी के साथ लिख के दे रही हूँ. इस तरीके के क्वेश्चंस ही आएंगे. ठीक है, इस तरीके के आएंगे. कई बार देखेंगे शायद ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आसानी से देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेते हैं. कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. साथ में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. ये आपको 10th तो है ही, 10th 11th 12th आप वीडियोस की लिस्ट देख सकते हैं. 11th 12th के भी मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इस चैनल पे, स्पेशली फॉर द गुजरात बोर्ड. क्योंकि गुजरात बोर्ड का कोई भी, इवन तो साइंस भी हो, ठीक है, वो भी कोई नहीं बताता है. चैप्टर एक्सप्लेनेशन होता है, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस गुजरात बोर्ड में आते हैं वो सीबीएसई काफी डिफरेंट होते हैं. कॉमर्स भी यहाँ पे होता है. तो मतलब दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन. ठीक है, आपके 12th तक है. तो आप बने रहिए चैनल के साथ, और आपको बहुत कुछ इस चैनल में प्रोवाइड किया जाएगा मटेरियल. उसके अलावा आपके कोई सजेशंस हो, कुछ आपको रिकमेंडेशन हो, जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेशन. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.